स्टूडेंट्स, आई एम पुनीत फ्रॉम प्रभ कृपा क्लासेस। हमारे साथ बैठे हैं परमिंदर सर। हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा चैप्टर है वेब एप्लीकेशंस नेटवर्किंग फंडामेंटल्स। आज हम इसका लेक्चर नंबर 5 करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है इंटरनेट सिक्योरिटी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द नीड ऑफ इंटरनेट सिक्योरिटी, व्हाट आर द वेरियस साइबर थ्रेट्स। एग्जांपल है इनकी फिशिंग, ईमेल स्पूफिंग, चैट स्पूफिंग एक्सेट्रा। एंड देन वी विल डिस्कस व्हाट आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर इंटरनेट सिक्योरिटी एंड how we can secure the passwords. Then we will discuss the concept of browser, cookies, backup, antivirus and how to clear data in browsers. तो चलो आज का हम ये वीडियो शुरू करते हैं। Internet security and need of internet security. Internet is the network of networks. We exchange valuable information around the world on the internet. There is a risk of fraud or intrusion such as phishing while exchanging information on the internet. Internet security is a branch of computer security specifically related to the internet, often involving browser security but also network security. Its objective is to establish rules and measures to use against attacks over the internet. You need to ensure that your usernames, passwords, credit card, or online banking information secure as they are prone to be tracked and used by unauthorized users. Some websites can also install malware on the computer without user consent, thereby leaving the computer damaged or insecure. सबसे पहले हम देखते हैं कि इंटरनेट किसे कहते हैं। इंटरनेट है नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। हम नेटवर्क पर सारा दिन या हर समय कुछ ना कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आपस में एक्सचेंज करते रहते हैं या हम किसी न किसी वेबसाइट को के ऊपर कुछ ना कुछ सर्च करते रहते हैं। जब हम इंटरनेट पर कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं तो वहाँ पर फ्रॉड होने के चांस कुछ ना कुछ जरूर रहते हैं। इंटरनेट सिक्योरिटी जो है ये कंप्यूटर सिक्योरिटी की एक ब्रांच है, ठीक है। और इंटरनेट सिक्योरिटी की जब हम बात करते हैं तो इसमें दो पार्ट्स आ जाते हैं। ब्राउजर सिक्योरिटी भी इन्वॉल्व होती है इसमें और इसके साथ साथ नेटवर्क सिक्योरिटी को भी हम डिस्कस करते हैं। जो इंटरनेट सिक्योरिटी है इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, एम क्या है? इसका एम है कि जो इंटरनेट पर अटैक्स होते हैं उनके लिए हम कुछ ना कुछ मेजर्स अडॉप्ट करें या उनके लिए कुछ रूल्स को अडॉप्ट करें। जब हम इंटरनेट पर इंटरनेट बैंकिंग करते हैं या इंटरनेट पर हम अपना यूजर नेम या पासवर्ड यूज करते हैं या ऑनलाइन शॉपिंग के लिए क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड कुछ भी यूज करते हैं, तो हो सकता है कि जो हमारी सारी जो ट्रैकिंग है, बल्कि जो 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 वेबसाइट हम खोलते हैं, जो जो काम हम अपने कंप्यूटर पर कर रहे हैं, वो कोई ना कोई हैकर या अनऑथराइज यूजर उसको ट्रैक करे और बाद में ये हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो सारी हम इंटरनेट पर डाल रहे हैं या यूज करते हैं उसको वो हैक करके अनऑथराइज पर्पज के लिए यूज कर ले। कुछ वेबसाइट्स ऐसी भी होती हैं जिसको हम विजिट करते हैं तो उनसे क्या होता है, हमारे कंप्यूटर में मेलवेयर आ जाता है, जिससे क्या होता है कि वो मेलवेयर जो होता है वो हमारे कंप्यूटर को डैमेज कर देता है या किसी ना किसी रूप में वो इनसिक्योर कर देता है। Next है online threats or cyber threats. Online threats are malware programs that can target your computer when you are using the internet. Some of the online threats are phishing, email spoofing, chat spoofing, etc. You can reduce the risks by using best practices such as using antivirus software, anti-spyware software, firewalls, strong passwords, etc. In addition to spreading awareness of the best practices. अब हमारे पास टॉपिक है कि ऑनलाइन थ्रेट्स या साइबर थ्रेट्स किसे कहते हैं। ऑनलाइन थ्रेट्स या साइबर थ्रेट्स वह मालवेयर प्रोग्राम्स होते हैं जो हमारे कंप्यूटर को टारगेट करते हैं। वो कब टारगेट करते हैं? जब हम अपने कंप्यूटर के लिए पर इंटरनेट को यूज करते हैं। कुछ ऑनलाइन थ्रेट्स की कुछ एग्जांपल्स हैं। जब ऑनलाइन थ्रेट्स किस प्रकार से हो सकता है उसकी है, एक है फिशिंग, ईमेल स्पूफिंग और चैट स्पूफिंग। हम जो ऑनलाइन
थ्रेट के रिस्क है, इनको हम कम कर सकते हैं। कैसे? कुछ बेस्ट प्रैक्टिस को अडॉप्ट करके, जैसे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को यूज करें, या एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर को यूज करें, फायरवॉल को यूज करें। और जो हम पासवर्ड यूज करते हैं किसी भी साइट पर जाकर, वो पासवर्ड जो है हमारे स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। इसके अलावा हमें ये भी चाहिए कि हम लोगों को इंटरनेट सिक्योरिटी के लिए बेस्ट प्रैक्टिस के लिए अवेयर करें, उनको बताएं कि हम इंटरनेट को सिक्योर करने के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स हम यूज कर सकते हैं। Phishing. It is an illegal activity by which fishers attempt to obtain sensitive information such as username, password, and credit card details, etc. Fishers target the people using deceptive emails, tweets, messages, and websites, fake links, or malicious attachments. Fishers may send you a message: your account has been hacked. You are required to verify your account. Click here now, or reset password, click here. Or fisher may send you an email regarding charity donation. Do not open attachments where you are not expecting. Do not open the links or email in the name of a bank. Click here to verify your information. When you click it by using your username and password, the scam is complete. अब हमारे पास है कि फिशिंग किसे कहते हैं। फिशिंग एक इलीगल एक्टिविटी है जिसमें कि जो फिशर होता है, जो हैकर या जो भी अदर पर्सन है, वो ट्राई करता है कि वो आपकी जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, जो कि आपका यूजर नेम, पासवर्ड या क्रेडिट कार्ड डिटेल्स है, उसको वो ऑब्टेन कर सके आपसे। फिशर्स जो होते हैं वो टारगेट कैसे करते हैं लोगों को? वो हो सकता है टारगेट करने के लिए डिसेप्टिव ईमेल्स भेजें, ट्वीट्स भेजें, मैसेज यूज करें, या फेक वेबसाइट, फेक लिंक्स या मलिशियस अटैचमेंट्स के रूप में वो टारगेट करते हैं। वो हो सकता है फिशर आपको एक ईमेल के थ्रू एक मैसेज भेजे और मैसेज में लिखा हो कि आपका अकाउंट हैक हो गया है, आपको अपने अकाउंट को वेरीफाई करना चाहिए, और इसके लिए आप यहाँ पर आप क्लिक करें। जब आप क्लिक करेंगे तो वो आपके जो कंप्यूटर है उसको हैक कर लेते हैं। या हो सकता है आपको ईमेल आए कि आपको पासवर्ड रीसेट करने की जरूरत है, और रीसेट करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करें। जब क्लिक करेंगे तो फिर वही काम हो जाता है। या ये भी हो सकता है कि जो फिशर है वो आपको एक ईमेल भेजे कि आप, क्योंकि हम सभी लोग ना डोनेशन करने के लिए हमारे मन में कोई ना कोई दया भावना होती है, और हम चैरिटी के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। वो जो फिशर है वो इसी, बल्कि हमारी चैरिटी की जो भावना है इसका वो फायदा फायदा उठाते हैं। वो क्या करते हैं, आपको डोनेशन के लिए उत्साहित करते हैं और कहते हैं कि आप यहाँ पर लिंक को क्लिक करें, या कोई उसके साथ में कोई ना कोई अटैचमेंट होगी, आप उसको क्लिक करते हैं। अगर कोई ऐसी अटैचमेंट साथ में आए और ऐसी कोई ईमेल आए जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, तो ऐसी अटैचमेंट को, ऐसी ईमेल को कभी ना खोलें। और ऐसे लिंक्स, अगर उसमें कोई लिंक भी दिया हो डोनेशन के लिए या कुछ ऐसा, तो आप उसको भी ना खोलें। और हो सकता है वो किसी बैंक के नाम पर आपको ईमेल भेजे और कहे कि आप अपनी इंफॉर्मेशन वेरीफाई करें, और जब उसको क्लिक करते हैं, वेरीफाई करने के लिए यूजर नेम डालते हैं, अपना पासवर्ड डालते हैं, तो उनका स्कैम कंप्लीट हो जाता है, और आपका जो यूजर नेम पासवर्ड है वो दूसरी तरफ हैक हो जाता है। वो आपके यूजर नेम और पासवर्ड को असेस करके, हो सकता है आपकी बैंक में कोई ना कोई ऑनलाइन बैंकिंग में ट्रांजैक्शन करके आपके अकाउंट से कुछ ना कुछ पैसे निकाल कर ले जाए। Next है email spoofing. Spoofing means to trick or deceive someone. Email spoofing means sending messages from bogus email address or faking the email address of another user. A spoofed email may appear to have arisen from a trusted site such as online retailer you ordered clothes from or a coworker, when in reality it is from a hacker or an infected computer. The goal of email spoofing is to get the email receiver to open and even respond to the email asking you to share sensitive data like passwords or a credit card number. A spoofed email might also include a link that, when clicked, installs malware on our device. So when something looks suspicious, it is best to avoid opening it. अब हमारे पास टॉपिक है ईमेल स्पूफिंग। सबसे पहले हम देखते हैं स्पूफिंग किसे कहते हैं।
स्पूफिंग का मतलब होता है किसी को धोखा देना। ईमेल स्पूफिंग क्या होता है? ईमेल स्पूफिंग का मीनिंग होता है कि एक बोगस ईमेल एड्रेस से किसी को कोई मैसेज भेजना, या किसी और का ईमेल एड्रेस यूज करके किसी को फेक यूज करना, किसी का ईमेल एड्रेस। ठीक है, ये स्पूफ्ड ईमेल एड्रेस हो सकता है। कोई भी ईमेल जो स्पूफ्ड होती है वो हमें लगता है कि वो ट्रस्टेड साइट से आई है। जैसे हो सकता है किसी ऑनलाइन रिटेलर से आपने कोई गुड्स मंगवाई है, जैसे क्लोथ्स, फ्रिज, टीवी, कुछ भी मंगाया है। या ये भी हो सकता है कि आपको लगता है कि ये ईमेल जो है वो मेरे को वर्कर जिसके साथ हम काम कर रहे हैं उससे आई है, पर असल में ये एक हैकर से हो सकती है ईमेल आई हो, या कोई इन्फेक्टेड कंप्यूटर है उससे ईमेल आई हो सकती है। इस जो स्पूफ्ड ईमेल है उसका मेन गोल क्या होता है? उनका गोल होता है कि जो हमारा टारगेट है, जो ईमेल रिसीवर है, वो उस ईमेल को खोले और उस ईमेल को रिस्पॉन्ड करे, उसका आंसर दे, जिसमें कि आपसे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन पूछी गई है। जैसे आपसे कुछ ना कुछ हो सकता है, वो पासवर्ड पूछे या क्रेडिट कार्ड नंबर। ये भी हो सकता है कि स्पूफ ईमेल में कोई ना कोई लिंक दिया हो, और जब आप उस लिंक को क्लिक करते हैं तो इससे आपके कंप्यूटर पर या आपके मोबाइल डिवाइस पर कोई ना कोई मालवेयर जो हैकर ने इंस्टॉल करना होता है वो आपके कंप्यूटर या मोबाइल पर इंस्टॉल हो जाता है, और इससे आपको बहुत नुकसान हो सकता है। अगर आपको कुछ भी सस्पिशियस लगे लगे कि कुछ गड़बड़ है, तो आपको चाहिए कि वह ईमेल को ना खोलें। Next, chat spoofing. Spoofing means to trick or deceive someone. This is done by hiding one's identity or faking the identity of another user on the internet. Chat spoofing means sending messages from bogus name or faking the message of another user while engaging in chat. चैट स्पूफिंग क्या है? चैट स्पूफिंग, सबसे पहले हमने स्पूफिंग तो पिछले डिस्कस किया है कि स्पूफिंग का मतलब होता है किसी को धोखा देना। हम स्पूफिंग में हम अपनी आइडेंटिटी को छुपा लेते हैं। जो हैकर होते हैं वो अपनी आइडेंटिटी छुपा लेते हैं और किसी दूसरे की आइडेंटिटी के साथ काम करते हैं। ठीक है, वैसे ही चैट स्पूफिंग में होता है। चैट स्पूफिंग में क्या होता है कि किसी दूसरे को हम मैसेज भेज रहे हैं पर बोगस नेम से, या किसी दूसरे का मैसेज जो है उसको फेक करके किसी के साथ चैटिंग कर रहे हैं। Keyloggers. Keyloggers are like keyboard spies watching your fingers. Keylogger is a type of monitoring software that tracks and records each keystroke user uses on a computer keyboard. Keyloggers can be either software based or hardware based. Keyloggers are most often used by cyber criminals for stealing passwords and other confidential information. Keyloggers can also be used legally within the company or by the employers to monitor activity on company computers. अब हमारे पास क्वेश्चन है कि की लॉगर्स क्या है? की लॉगर्स जो होते हैं ये एक किस्म के कीबोर्ड के स्पाइस होते हैं। स्पाइस का मतलब होता है जो इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं छुप के। ठीक है, वो आपकी इंफॉर्मेशन जो आप कंप्यूटर पर जो भी कीबोर्ड पर को जो भी प्रेस करते हैं, जिस भी कीबोर्ड पर कोई भी अक्षर या किसी भी एक स्ट्रोक को टच करते हैं, वो उसकी इंफॉर्मेशन जो है अपने आप किसी थर्ड पार्टी को जाती रहती है। कीबोर्ड इज ए टाइप, ये एक तरह का मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर है जो आप ईच की स्ट्रोक जो भी हम यूज करते हैं उसको ट्रैक करता है और उसको उसकी रिकॉर्डिंग करता है। ये जो की लॉगर्स हैं ये हार्डवेयर बेस्ड भी हो सकते हैं या सॉफ्टवेयर बेस्ड हो सकते हैं। की लॉगर्स जो होते हैं मोस्टली जो होते हैं इनको यूज करते हैं साइबर क्रिमिनल्स। किसके लिए यूज करते हैं? आपके पासवर्ड को और अदर कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को स्टील करने के लिए, ताकि वो आपको कोई ना कोई फाइनेंशियली नुकसान पहुंचा सके। की लॉगर्स कई बार लीगली कंपनी के अंदर भी यूज किए जाते हैं या एम्प्लॉयर के द्वारा भी यूज किए जाते हैं, ताकि वो इस चीज को देख सकें कि उसके पास जो कंपनी में एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं वो कंपनी के कंप्यूटर्स को या उस बिजनेस के में जो भी कंप्यूटर है उसको किस काम के लिए यूज कर रहे हैं। Next, sources of threat to computer. Internal threats. Threat from employees, partners, contractors, and vendors. Next, external threats.
threat from cyber criminals, hackers, malware, virus, etc. Next, malware. Malware is short for malicious software which is designed to damage the computer system. Spyware. It is a computer software that collects information about how someone uses the internet or steals the personal information such as passwords, etc., without the user knowing about it. अब हमारे पास क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के थ्रेट के कौन कौन से सोर्सेज हो सकते हैं। सबसे पहले है कि हमें कि कंप्यूटर को कोई इंटरनल थ्रेट्स हो सकते हैं, जैसे हम जो एम्प्लॉइज हैं उनसे, पार्टनर से या कॉन्ट्रैक्टर से, यहाँ तक कि वेंडर से भी कंप्यूटर्स को थ्रेट्स हो सकते हैं। ये इंटरनल सोर्सेज हैं। जो एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ थ्रेट टू कंप्यूटर्स हैं वो साइबर क्रिमिनल, जिनको हैकर्स कहते हैं, या मालवेयर या वायरस से हो सकते हैं। अब हम एक डेफिनेशन करते हैं मालवेयर। मालवेयर क्या है? ये शॉर्ट फॉर्म है मैलिशियस सॉफ्टवेयर की। ये इसलिए बनाया जाता है मालवेयर ताकि वो कंप्यूटर सिस्टम को डैमेज कर सके। नेक्स्ट है स्पाईवेयर। स्पाईवेयर क्या होता है? इंटेलिजेंस का काम करने वाला एक सॉफ्टवेयर जो खुफिया रूप से काम करता है। ये एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है जो वो सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करता है कि हम कि यूजर जो है वो इंटरनेट पर कौन कौन सी उसने वेबसाइट सर्च की है और उसने क्या यूजर नेम यूज किया है, पासवर्ड यूज किया है, और ये सारी इंफॉर्मेशन को वो जो स्पाईवेयर है वो स्टील करता है और हमें पता भी नहीं चलता, और ये सारी इंफॉर्मेशन हैकर को या थर्ड पार्टी को प्रोवाइड करता है। Hackers. These are computer programmers who break into the computer system of others without permission in order to find out information or to steal, change or destroy information. हैकर्स जो होते हैं वह बहुत ही समझदार कंप्यूटर प्रोग्रामर्स होते हैं, पर वो अपनी जो एनर्जी है वो नेगेटिव काम में लगाते हैं। वो क्या करते हैं? वो दूसरे के कंप्यूटर में को ब्रेक करते हैं और उस कंप्यूटर दूसरों के कंप्यूटर को ब्रेक करने की उनको कोई परमिशन नहीं होती, पर वो ब्रेक करके वो चाहते हैं कोई ना कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन जो होती है हमारी, या कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है, उसको वो चोरी करते हैं या उसको चेंज कर देते हैं या डिस्ट्रॉय कर देते हैं। उनका मोटिव जो होता है वो फाइनेंशियल भी हो सकता है या किसी को डिस्ट्रॉय करना भी हो सकता है। Next, spam. To send someone an advertisement by email that they do not want. Spam emails are not a direct threat to our computer system, but many spam emails contain malware. अब हमारे पास है स्पैम। इसकी डेफिनेशन है कि अगर हम किसी को या कोई हमको कोई ऐसी एडवर्टाइजमेंट मेल के द्वारा भेजता है जो कि दूसरा व्यक्ति नहीं चाहता, तो इसको स्पैम कहते हैं। स्पैम ईमेल्स जो होती हैं वो हमारे कंप्यूटर के लिए कोई डायरेक्ट थ्रेट आमतौर पर नहीं होती, पर कई स्पैम ईमेल्स जो होती हैं उनमें मैलवेयर होता है जिससे हमारे कंप्यूटर के सिस्टम को नुकसान पहुंच सकता है। Next, firewall. A device or program that stops people from seeing or using information on a computer without permission while it is connected to the internet. अब हमारे पास है फायरवॉल। किसे कहते हैं? फायरवॉल एक डिवाइस होती है या प्रोग्राम होता है कि जब हम कोई भी काम कर रहे हैं कंप्यूटर पर, जब इंटरनेट पर लगे हुए हैं, तो कोई दूसरा पर्सन जो है वो हमारी परमिशन के बिना वो ये नहीं देख सकता कि हम इंटरनेट पर क्या काम कर रहे हैं, कंप्यूटर पर क्या काम कर रहे हैं। ये काम जो होता है फायरवॉल का होता है। Next, cookies. An HTTP cookie, also called web cookie, internet cookie, browser cookie, or simply cookie, is a small piece of data stored on the user's computer by the web browser while browsing a website. Cookies were designed to be a reliable mechanism for websites to remember stateful information such as items added in the shopping cart in an online store, or to record the user's browsing activity, such as recording which pages were visited in the past. They can also be used to remember pieces of information that the user previously entered into form fields, such as names, addresses, passwords, and payment card numbers. अब हमारे पास क्वेश्चन है कि कुकीज किसे कहते हैं। कुकीज के अदर नेम्स हैं, जैसे उसको HTTP कुकी भी कहा जा सकता है, या इनके दूसरे नाम से वेब कुकी, इंटरनेट कुकी, या ब्राउजर कुकी, या सिंपली कुकी भी कहा जाता है। ये क्या है?
जब हम वेब ब्राउज़र के द्वारा किसी वेबसाइट को ब्राउज़ करते हैं, तो हमारे कंप्यूटर पर वेब ब्राउज़र कुछ ना कुछ थोड़ा-सा इन्फॉर्मेशन डाटा छोड़ देता है, उसको कुकी कहते हैं। कुकीज़ इसलिए डिज़ाइन की गई हैं, ताकि अगर हम सपोज़ करो ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं और ऑनलाइन शॉपिंग में हम एक शॉपिंग कार्ट बनाते हैं और शॉपिंग कार्ट में कौन-कौन सी हमने आइटम ऐड की है, उसकी इन्फॉर्मेशन ये कुकीज़ हैं, वो स्टोर करके रखती हैं। अब हो सकता है हम 10 दिन बाद भी विज़िट करें साइट पर, तो हमें वो शॉपिंग कार्ट हमें दिखाई दे देता है। और कुकी का ये भी काम होता है कि हमने ब्राउज़िंग एक्टिविटी क्या-क्या की है, यानी कि हमने कौन-कौन से पेजेज़ वेबसाइट पर या इंटरनेट पर विज़िट किए हैं, उन सारे का रिकॉर्ड जो है कुकीज़ रखते हैं। और ये जो कुकीज़ होते हैं, ये और भी तरह की इन्फॉर्मेशन कई तरह की रिकॉर्ड करते हैं। जैसे हमने कौन-कौन से फ़ील्ड्स में क्या-क्या भरा, जैसे नेम्स क्या भरा, एड्रेस क्या, पासवर्ड क्या लिखा या पेमेंट क्रेडिट कार्ड डिटेल क्या है हमारी, इन नंबर्स को वो स्टोर करके रखते हैं। ये काम सारा कुकीज़ का होता है। Best practices for internet security. Number 1. Use strong password. How to make strong password? Keep the length of the password at least 12 to 14 characters if permitted. Do not keep passwords based on your own name, your family member's name, date of birth, pet names, mobile numbers, etc. Use a combination of alphanumeric and special characters for creating a password, as it is not easy to crack or guess by other users. Do not use the name do not use the same password for multiple sites or purposes. Change your password frequently, at least 2 or 3 weeks. Use random password generators if possible. अब हमारे पास क्वेश्चन है कि इंटरनेट की सिक्योरिटी के लिए हम कौन-कौन सी बेस्ट प्रैक्टिसेस को यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला है कि हमें स्ट्रॉन्ग पासवर्ड को यूज़ करना चाहिए। ये भी हो सकता है हमें एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आए कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स हम कैसे बना सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि हमें पासवर्ड की लेंथ जो है 12 से 14 कैरेक्टर्स की रखनी चाहिए। अगर ये अलाउड होता है, हो सकता है कहीं 8 कैरेक्टर्स अलाउड हों, कहीं 10 हो अगर परमिटेड हो तो 12 से 14 कैरेक्टर्स का पासवर्ड हमें रखना चाहिए। ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने नाम पर, अपने फैमिली मेंबर्स के नाम पर या डेट ऑफ बर्थ, एनिवर्सरीज, पेट नेम्स या मोबाइल नंबर्स पर के नाम से कोई भी पासवर्ड ना रखें। हमें अल्फान्यूमेरिक यूज़ करना चाहिए। अल्फान्यूमेरिक क्या होता है? जैसे एबीसी है, ये है अल्फ़ाबेट, और जो 1 2 3 4 यानी कि 0 से लेकर जो 9 तक न्यूमेरिक्स हैं, दोनों को कंबाइन अगर करें तो ये हो गया अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिक, यानी कि दोनों को यूज़ करना चाहिए। और हमें स्पेशल कैरेक्टर्स भी यूज़ करना चाहिए। स्पेशल कैरेक्टर्स क्या हो सकते हैं? सेमीकोलन हो सकता है, कॉमा हो सकता है, सेमीकोलन हो सकता है, परसेंटेज हो सकती है, एट द रेट, यानी कि हमें अगर कोई भी पासवर्ड बनाना है तो इन सभी का एक कॉम्बिनेशन बनाना चाहिए। जैसे सपोज करो ये लिखा है कि इस रूप से हमें पासवर्ड बनाना चाहिए, ठीक है, ऐसा, बल्कि जल्दी से इस तरह का जो कॉम्बिनेशन का अगर हम पासवर्ड बनाते हैं तो ये कोई भी हैकर भी है तो इसको आसानी से क्रैक नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि हमें सपोज करो हमारे पास कई बैंक्स के अकाउंट्स हैं या हम डिफरेंट वेबसाइट पर डिफरेंट पासवर्ड, एक ही पासवर्ड डिफरेंट वेबसाइट के लिए ना रखें, डिफरेंट वेबसाइट्स के लिए डिफरेंट पासवर्ड रखें। और दूसरा है कि हमें जो पासवर्ड हैं डिफरेंट साइट्स के लिए जो हम यूज़ करते हैं इंटरनेट बैंकिंग या ऑनलाइन शॉपिंग के लिए, हमें ये 2 से 3 वीक्स के बीच में चेंज करते रहना चाहिए। और अगर पॉसिबल हो तो हमें रैंडम पासवर्ड जनरेटर को यूज़ करना चाहिए। हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे कि अगर कोई पासवर्ड जनरेटर की कोई क्या वेबसाइट होती है, तो इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। Next, number 2. Keeping your username and password private. Never save your username or password on computers that are used in shared environments such as internet cafe. नेक्स्ट पॉइंट है इंटरनेट सिक्योरिटी का बेस्ट प्रैक्टिसेस में कि हमें अपना यूज़र नेम या पासवर्ड है वो प्राइवेट रखना चाहिए, किसी को बताना नहीं चाहिए। जैसे हम सपोज करो इंटरनेट काफ़े पर जाकर अगर हम कोई भी यूज़ करते हैं अपना पास यूज़र नेम और पासवर्ड, तो वहाँ पर जो अपने आप जो हमारा ब्राउज़र है, जो सिस्टम है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है या गूगल क्रोम है, वहाँ पर एक ऑप्शन अपने आप कंप्यूटर में आ जाती है, डू यू वांट टू सेव यूज़र नेम और पासवर्ड।
वहां पर आपने कभी भी सेव की ऑप्शन यूज नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप सेव कर लेते हैं तो जो नेक्स्ट पर्सन इंटरनेट कैफे में नेट को यूज करेगा वो आपकी हो सकता है पर्सनल इंफॉर्मेशन यूजर नेम और पासवर्ड के द्वारा आपके वेबसाइट को ऑनलाइन शॉपिंग या इंटरनेट बैंकिंग को अप्रोच करके आपसे अकाउंट से कुछ ना कुछ निकाल कर ले जाए। Third do not share personal information. You should not share your personal information such as name, age, gender, email address, school, etc. on unknown or unauthorized websites because they can use your personal information for illegal work. नेक्स्ट पॉइंट है कि हमें अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को शेयर नहीं करना चाहिए। कई बार होता है कि हम अननोन या अनऑथराइज्ड वेबसाइट पर विजिट करते हैं जिसका हमें पता नहीं कि वो कौन सी वेबसाइट है, वो सिक्योर है या नहीं है, और वहां पर जाकर हम अपनी नेम, एज या जेंडर या ईमेल एड्रेस को शेयर कर देते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसी वेबसाइट जो है वो हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन को इलीगल वर्क के लिए यूज कर सकती है। Fourth, secure transactions. While shopping or doing online transactions, we save our credit or debit card details or personal banking information which can be misused by unauthorized users. It is always recommended to use only secure websites for online transactions. The secure website is usually indicated through a digital certificate represented as a golden lock in the web browser's address bar. नेक्स्ट पॉइंट है सिक्योर ट्रांजैक्शंस। जब हम कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम जिस वेबसाइट को, जो रिप्यूटेड वेबसाइट्स हैं जैसे फ्लिपकार्ट हो गई या अमेजोन हो गई, ठीक है, या जिसके बारे में हम कुछ जानते हैं, वेबसाइट के रिप्यूटेड है, वहां पर ही जाकर ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करनी चाहिए और वहां पर ही हमें क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड डिटेल्स भरकर बाद में पासवर्ड क्लिक करना चाहिए। क्योंकि अगर हम कोई सिक्योर वेबसाइट, पिछले जो हमारे टॉपिक हमने डिस्कस किए वीडियोस, उसमें हमने बताया था कि सिक्योर वेबसाइट्स क्या होती है और अनसिक्योर क्या होती है। जो HTTP से शुरू होती हैं वो अनसिक्योर होती हैं, और जिसके आगे HTTPS लिखा होता है यानी कि S एक्स्ट्रा होता है सिक्योर, वो वेबसाइट जो होती हैं HTTPS वाली, वो वेबसाइट सिक्योर होती हैं। इसलिए ये हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जब भी ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करें तो सिक्योर वेबसाइट के द्वारा ही ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करें। और सिक्योर वेबसाइट पर एक आमतौर पर एक डिजिटल सर्टिफिकेट इंडिकेट होता है, जहां पर एक वेब ब्राउजर में जो एड्रेस बार होता है वहां पर एक गोल्डन लॉक बना होता है। आप इस चीज को हमेशा देखें कि वहां पर वो वेबसाइट सिक्योर है। Fifth, use antivirus and anti-spyware software. Computer can be attacked by malware which may cause harm to it. So always keep your antivirus and anti-spyware software up to date. This can help in protecting your computer from recent threats. नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि हमें एंटीवायरस और एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर यूज करना चाहिए। जो कंप्यूटर हैं हमारे, उनको malware अटैक कर सकता है जिससे हमारे कंप्यूटर को हार्म हो सकता है, नुकसान हो सकता है। इसलिए हमें क्या चाहिए, हमें एंटीवायरस और एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर को अप टू डेट रखना चाहिए। इससे हमारे कंप्यूटर को ऑनलाइन थ्रेट्स से बचाव होता है। Next, do not immediately respond to mails from unknown users. Sometimes a fake mail like a promising job or announcing lottery may make the user to reply to mail, thereby trying to gather your personal information such as your bank account details, home address, etc. You should never respond to such emails from unknown source as viruses may be attached to them, and after opening them the virus may get activated and can infect your system. नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर हमें अननोन यूजर से कोई मेल आती है तो हमें उसका इमीडिएटली रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि हमें कई बार फेक ईमेल्स आए, जैसे वहाँ हो सकता है लिखा हो कि आपको एक अच्छी जॉब की ऑफर की जा रही है, हो सकता है उसमें लिखा हो कि आपकी एक बहुत सी बड़ी लॉटरी निकल आई है, और उसमें आपको रिप्लाई करने के लिए प्रॉम्प्ट किया जाता है कि फोर्स किया जाता है कि फटाफट आप इसका जवाब दें, रिप्लाई करें मेल का। इस टाइप की मेल का क्या एम होता है, वो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन जैसे आपकी बैंक डिटेल्स या होम एड्रेस वगैरह को, पर्सनल इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं। हमें क्या चाहिए कि हमें इस तरह की ईमेल को कभी भी जो अननोन सोर्स से आई है
उसका कभी भी रिस्पॉन्ड ना करें। हो सकता है ऐसी ईमेल्स के साथ में वायरस भी अटैच हुआ हो सकता है। अगर हम इस तरह की मेल्स को खोलते हैं तो जो वायरस अटैच होता है मेल के साथ वो एक्टिवेट हो जाता है और वो हमारे सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकता है। Second, clear browser cookies frequently. Cookies are the programs created on your local computer when you visit any website. They may store your login details or details of pages visited in a website and can be tracked by unauthorized users. नेक्स्ट पॉइंट है क्लियर ब्राउजर कुकीज फ्रीक्वेंटली। आपको छोटा सा क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है कि ब्राउजर की कुकीज को हमें क्लियर करने की क्या नीड है, क्या जरूरत है, हमें क्यों ब्राउजर कुकीज को क्लियर करते रहना चाहिए। यह है कि कुकीज होती क्या है, कुकीज एक प्रोग्राम्स होती हैं जो हमारे लोकल कंप्यूटर पर क्रिएट हो जाते हैं। वो कब क्रिएट होते हैं, जब हम कोई भी वेबसाइट को विजिट करते हैं। और ये कुकीज जो होती हैं ये हमारी लॉगिन डिटेल्स या जो हम वेबसाइट पर विजिट करते हैं उसके जो जो पेजेस हमने विजिट किए हैं उसकी सारी इंफॉर्मेशन वो स्टोर कर लेती है कुकीज। और अगर ये इंफॉर्मेशन किसी अनऑथराइज्ड यूजर्स के हाथ में चले जाए तो इससे हमें काफ़ी नुकसान हो सकता है। इसलिए ये जरूरी है कि हम समय समय पर जो हिस्ट्री है ब्राउजर कुकीज में जो भी सेव हुई है वो जब उसका जो भी डेटा है वो उसको क्लियर करते रहे। Next, 8. Install firewalls. Firewalls could be software or hardware and can assist in keeping a computer and a network secure. Mostly, firewall software is part of the operating system. In rare cases, you may need to configure your firewall for additional security. नेक्स्ट पॉइंट है कि हमें इंटरनेट सिक्योरिटी के लिए फायरवॉल्स को इंस्टॉल करना चाहिए। फायरवॉल्स क्या होती हैं, ये एक सॉफ्टवेयर भी हो सकता है या हार्डवेयर हो सकता है और ये हमारे कंप्यूटर और नेटवर्क सिस्टम को सिक्योर करने में काफ़ी मदद करता है। आमतौर पर हम जब कोई भी मार्केट से कंप्यूटर खरीदते हैं आमतौर पर अच्छी कंपनी का, तो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में ही फायरवॉल सॉफ्टवेयर बीच में ही इंस्टॉल होता है, उसके साथ में ही आता है। और रेयर केसेस में ही होता है कि हमें जो फायरवॉल्स को अपनी तरफ से कॉन्फ़िगर करवाना पड़ता है ताकि हमारा कंप्यूटर जो है वो सिक्योर रहे। 9. Never install software from unknown sources. Software should always be downloaded from well known or reputed websites. हमें कभी भी सॉफ्टवेयर जो है अननोन सोर्सेज से इंस्टॉल नहीं करना चाहिए। कई बार हम किसी भी वेबसाइट पर जाकर जो है डाउनलोड कर लेते हैं। हमें ये चाहिए कि अगर हमें कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है तो सिर्फ हम रिप्यूटेड वेबसाइट्स या वेल नोन वेबसाइट से ही उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करें। 10th है remove unwanted or unknown software applications. Sometimes some applications get installed without your knowledge when you have visited some websites and may send the personal data without your consent. So such software should be removed from the system. नेक्स्ट पॉइंट है कि हमें कोई भी अनवांटेड या अननोन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है उसको रिमूव करते रहना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हमें आज के दिन में कोई सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन चाहिए तो हम उसको यूज़ कर लेते हैं, बाद में ये सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन हमें नहीं चाहिए तो ये क्या हो गया, अनवांटेड। तो इस टाइप के सॉफ्टवेयर को हमें रिमूव कर देना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम कोई वेबसाइट विजिट करते हैं तो उसके साथ ही कुछ ना कुछ एप्लीकेशन हमारे कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल हो जाती है जिसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन नहीं होती। और इस तरह की एप्लीकेशंस क्या करते हैं, हमारा जो पर्सनल डाटा है वो हमारी कंसेंट के बिना ही थर्ड पार्टी को अपने आप प्रोवाइड करना शुरू कर देते हैं। इसलिए ये जरूरी है कि इस तरह का अगर कोई भी सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर में ऑटोमेटिकली अननोनिंगली इंस्टॉल हो गया है तो हमें उसको अपने कंप्यूटर सिस्टम से अनइंस्टॉल कर देना चाहिए। 11th, backup your data. Always keep copy of personal data in additional media such as compact discs, pen drives, etc. This could be helpful in situation when there is a loss of data. हमारा जो कंप्यूटर के अंदर जो डाटा पड़ा हुआ है वो काफ़ी कीमती होता है। कई बार क्या होता है, हो सकता है हमारे कंप्यूटर में कोई वायरस आ जाए या कोई मालवेयर का अटैक हो जाए, जहाँ हो सकता है अदर चांसेस भी हो सकते हैं जैसे कोई फायर हो जाए या कोई थेफ्ट हो जाए या ब्रेकेज हो जाए, तो इससे हमें काफ़ी नुकसान हो सकता है। इसलिए हमें क्या चाहिए कि हम अपना पर्सनल डाटा की एक की इंफॉर्मेशन जो है
वो किसी न किसी कंप्यूटर कम्पैक्ट डिस्क में या पेन ड्राइव में स्टोर करके भी रखें, और अगर हमारा डाटा लॉस हो जाता है तो उस समय ये पेन ड्राइव और कम्पैक्ट डिस्क में स्टोर डाटा हमारे काम आएगा। 12. Use encryption software, usually available within the operating system, to protect your data from unauthorized users. हमें इंटरनेट की सिक्योरिटी के लिए इंक्रिप्शन सॉफ्टवेयर यूज़ करना चाहिए। ये आमतौर पर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही अवेलेबल होता है। इससे हमारा डाटा जो है अनऑथराइज्ड यूजर से बचा रहता है। Clearing data in browsers. Web browsers have built-in password management designed to store passwords used in forms on websites. Browsers often prompt to save usernames and passwords when users attempt to log on to websites. This facility is offered to users so that they can log on to their frequently used websites without having to type the usernames or passwords. However, it is not advisable to leave the web browser store this data, particularly on public or shared computers. आमतौर पर क्या होता है, हम अगर कोई भी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो वेब ब्राउज़र की तरफ से ऑटोमेटिकली हमें एक मैसेज कंप्यूटर में फ्लैश होना शुरू हो जाता है कि क्या कंप्यूटर जो है आपका जो यूज़र नेम या पासवर्ड वो स्टोर कर ले, ताकि आप फ्यूचर में अगर ये वेबसाइट खोले तो अपने आप ओपन हो जाए। ये फैसिलिटी ऑटोमेटिकली जो है वेब ब्राउज़र की तरफ से इनबिल्ट होती है, हमें फैसिलिटी मिलती है कि जैसे हम सपोज करो किसी बैंक की वेबसाइट को विजिट कर रहे हैं तो अपने आप वहाँ मैसेज फ्लैश होगा कि क्या आप चाहते हैं कि यूज़र नेम और पासवर्ड रिमेंबर वो कर लें हमेशा के लिए। आमतौर पर अगर हम किसी भी पब्लिक कंप्यूटर को यूज़ कर रहे हैं, जैसे इंटरनेट कैफ़े में या शेयर्ड कंप्यूटर को यूज़ कर रहे हैं, तो ये आपको चाहिए कि आप वहाँ पर यूज़र नेम या पासवर्ड को कभी भी स्टोर ना करें, उसको कैंसिल कर दें। Clearing your accumulated browsing data is often an easy way to speed up your browser. Clearing browsing data can free up space on your hard drive and remove saved versions of visited pages for privacy reasons. Browsing data can include cookies, saved passwords, stored payment information, browsing history, or downloads. The way you clear your browsing data depends on your browser of choice. To clear your browsing data on Google Chrome, assuming you use a keyboard, the quickest way to the clear browsing data window in Google Chrome is by using the keyboard shortcut Ctrl plus Shift plus Delete Windows or Command plus Shift plus Delete Mac. अगर हम जो भी ब्राउजिंग डाटा जो भी हमारा अकोमुलेट हुआ है हमारे सिस्टम में, उसको हम क्लियर करते हैं तो इससे क्या होता है, हमारा जो ब्राउज़र है उसकी स्पीड ठीक हो जाती है। इससे हमारे कंप्यूटर की जो हार्ड ड्राइव है उसमें स्पेस फ्री हो जाती है, और जो हमने वेबसाइट्स विजिट की हैं वहाँ पर कौन कौन से पेजेस विजिट किए हैं उनके बारे में सारी हिस्ट्री जो है वो क्लियर हो जाती है। वो प्राइवेसी रीजन के लिए हम नहीं चाहते कि कोई उसको देखे। जब जो भी हम ब्राउजिंग डाटा क्लियर करना चाहते हैं उसमें कुछ हो सकता है जैसे कुकी सेव्ड पासवर्ड्स हो सकते हैं, जब हम कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो पेमेंट इन्फॉर्मेशन की कौन कौन सा क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड यूज़ किया है, जहाँ हमने ब्राउजिंग हिस्ट्री कौन कौन सी वेबसाइट्स या वेब पेजेस विजिट किए और हमने कौन कौन सी इंफॉर्मेशन या डाटा डाउनलोड किया, ये सारा जो होता है ब्राउजिंग डाटा में आ जाता है। अगर हम ब्राउजिंग डाटा को क्लियर करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या स्टेप्स हैं, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हमारा ब्राउज़र कौन सा है, ये इंटरनेट एक्सप्लोरर है, मोजिला फायरफॉक्स है या गूगल क्रोम है। अब हम करते हैं कि गूगल क्रोम में अगर हमें यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर हमने अपना ब्राउजिंग डाटा को कैसे क्लियर करना है। सपोज करो अगर हम कीबोर्ड को यूज़ कर रहे हैं और हम गूगल क्रोम को यूज़ कर रहे हैं, तो अगर ब्राउजिंग डाटा को क्लियर करने के लिए हम ये शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डिलीट। अगर हम विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं, अगर हम मैकबुक यूज़ कर रहे हैं तो हमारी जो शॉर्टकट है वो होगी कमांड प्लस शिफ्ट प्लस डिलीट। Next, if you do not want to use shortcut, then to clear browsing data, open Google Chrome, click the three dots on the browser's upper right hand corner. Scroll down to More Tools. Select Clear Browsing Data. अगर हम जो डाटा को क्लियर करने के लिए कुकीज़ को
जो ब्राउजिंग डाटा को क्लियर करने के लिए शॉर्टकट नहीं बनाना चाहते, तो हम ब्राउजिंग डाटा को क्लियर करने के लिए सबसे पहले हमें गूगल क्रोम को खोलेंगे और गूगल क्रोम की ये हमारे सामने वेब पेज आ जाएगा। और उसके बाद में हमने थ्री डॉट्स जो जहाँ पर हमें नजर आएंगे, ये थ्री डॉट्स हैं, ये थ्री डॉट्स को हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने बाद में ये मोर टूल्स की ऑप्शन आ जाती है। और मोर टूल्स के बाद हमने क्लियर ब्राउजिंग डाटा को सिलेक्ट करना है। Choosing a time range, select the types of information you want to remove. Click Clear Data. फिर हमारे सामने टाइम रेंज आ जाएगी कि लास्ट 1 आवर या कितने समय की, लास्ट 1 डे, लास्ट 2 डेज, 1 वीक या कितने दिनों की आपने जो डाटा है वो आप क्लियर करना चाहते हैं। और ये भी इंफॉर्मेशन नेक्स्ट पॉइंट में आ जाएगी कि आप कौन कौन सी डाटा को आप क्लियर करना चाहते हैं। जो जो भी डाटा आप क्लियर करना चाहते हैं उसको आप यहाँ पर सिलेक्ट करें। ये दिए हुए हैं, ये कौन कौन सा डाटा आप डिलीट करना चाहते हैं। और उसके बाद में आप यहाँ पर जाकर आप क्लियर डाटा की ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो आपका जो ब्राउजिंग डाटा है वो क्लियर हो जाता है। How to generate strong password using website. You may use websites such as www.strongpasswordgenerator.com that can generate random strong passwords. To generate a strong password using www.strongpasswordgenerator.com, do the following. Open any web browser, type www.strongpasswordgenerator.com in the address bar and press enter. अब हमारे पास है क्वेश्चन कि अगर हम स्ट्रॉन्ग पासवर्ड किसी वेबसाइट से जनरेट कर सकते हैं तो वो कौन सी वेबसाइट है। ये वेबसाइट का नाम है www.strongpasswordgenerator.com। अगर हम इस वेबसाइट पर जाते हैं और एड्रेस बार में ये टाइप कर देते हैं और उसके बाद में अगर हम एंटर प्रेस करते हैं तो हमारे सामने ये वेब पेज, हमारे सामने जो स्क्रीन आएगी वो आ जाएगी ऐसे। अब हमने क्या करना है, स्क्रीन के बाद में ये आ गया, अगर हम क्लिक करते हैं तो ये हमारे सामने स्क्रीन खुल जाएगी। अब हम क्या करेंगे, क्लिक जनरेट पासवर्ड, हमने यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर हमारे सामने कई ऑप्शंस दी हुई हैं, ठीक है। इनमें से हमने क्या आप चाहते हैं कि अपर केस भी आए, लोअर केस। अपर केस का मतलब है कि कैपिटल में लेटर लिखा हो, ये है लोअर केस, जो छोटे अक्षर में लिखना होता है। नंबर का मतलब होता है 0 to 9 में से कोई भी न्यूमेरिक यूज करना, ठीक है। सिंबल्स होते हैं जैसे मैंने पहले बताया, परसेंटेज, @ कोलन, सेमीकोलन, कुछ भी। ये आप कौन कौन सी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड में कौन कौन सी मतलब कि इंक्लूड करना चाहते हैं। क्या ये रिकमेंडेड है कि आप इन सभी को क्लिक करें और उसके बाद में आप जनरेट पासवर्ड की ऑप्शन को क्लिक करें। अगर आप जब आप क्लिक पासवर्ड करते हैं जनरेट पासवर्ड की ऑप्शन को, तो आपके सामने फिर ये पासवर्ड कंप्यूटर जो है वो वेबसाइट जो है अपने आप एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जनरेट करके आपके पास आ जाएगा, ठीक है। If you like our video, please like, share and subscribe our channel. Thank you. Thank you.